माँ बाप का प्यार बेमिसाल होता है। उनके आशीर्वाद से बड़ी कोई दुआ नहीं होती, लेकिन समय के साथ एक और रिश्ता उतना ही अहम हो जाता है, जीवन साथी का। जैसे माँ बाप हमें संभालते हैं, वैसे ही जीवन साथी अंत तक साथ निभाते हैं। आज की कहानी भी ऐसे ही रिश्तों का एक सुंदर मेल है, मगर ये कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक जापानी व्यंजन रेमन पर आधारित भावनात्मक कथा है। 2018 में आई फिल्म रामेन शॉप सिर्फ खाना ही नहीं, परिवार, प्रेम, यादों और ममता के अनोखे रिश्तों की कहानी है। ये कहानी बताती है कि कैसे दो अजनबी एक दूसरे की जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाते हैं, कैसे कोई अपनी खोई हुई माँ की याद में तड़पता है और कैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ देती है। एक और माँ की ममता तो दूसरी ओर उस ममता की कमी से जूझता बच्चा। यही भावना इस कहानी का दिल है, एक गर्मा गर्म प्लेट रेमन के साथ। कुल मिलाकर ये एक शानदार कहानी है। कहानी की शुरुआत एक रेस्टोरेंट से होती है, जहाँ एक शेफ जापानी रामेन बना रहा है। वो मसाले तैयार करता है, सब्जियां काटता है, एक मुर्गे की त्वचा उतार कर उसे उबालता है और अंडे उबाल कर सजाता है। ये रेस्टोरेंट सातों दिन खुला रहता है और हमेशा ग्राहकों से भरा रहता है। इस शेफ का नाम काजू है, जो रेस्टोरेंट का मालिक भी है। उसका बेटा मसातो भी उसके साथ वही काम करता है। दोनों मेहनती हैं, लेकिन उनके बीच संवाद नहीं के बराबर है। काजू की पत्नी की मौत के बाद वो बिल्कुल बदल गया, चुपचाप और खुद में ही बंद। मासुको इसे आहत रहता है। उसे लगता है कि पिता सिर्फ खाना खिलाने या पढ़ाई कराने से जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती। उस दिन काजू जल्दी घर लौटता है और शराब पीने लगता है, क्योंकि आज उसकी पत्नी की पुण्यतिथि है। वो उसे बेहद प्यार करता था और अब भी उसकी यादों में ही जी रहा है। काजू कभी मसातो से नहीं पूछता कि वो कैसा है, क्या खाया है, कहाँ जा रहा है। इसीलिए बचपन से ही मासुतो की अपने अंकल वी से बहुत बनती है। वो अपने सारे दुख उन्हीं से साझा करता है। एक दिन जब मसातो अपने पिता के व्यवहार की शिकायत कर रहा है, तो अंकल वी समझाते हैं, तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ के निधन के बाद टूट चुके हैं, उन्हें गलत मत समझो। इसके बाद वे काजू से भी बात करते हैं और कहते हैं, अगर पिता होकर तुम चुप रहोगे तो बेटा तुम्हारे साथ कैसे जुड़ेगा। लेकिन काजू चुप ही रहता है। रात को काजू अपने कमरे में बेहोश पड़ा मिला। मसातो उसे देखकर चादर उड़ा देता है, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्यार करता है। फिर वो अपने कमरे में जाकर लैपटॉप पर सिंगापुर की कुकिंग वेबसाइट देखता है। उसे वहाँ की रेसिपी और एक लड़की का खाना बनाते हुए वीडियो देखना बहुत पसंद है। वो रोज उसके वीडियो पर कमेंट करता और सवाल होने पर इनबॉक्स में बात करता। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ी, लेकिन वे कभी आमने सामने नहीं मिले। लड़की सिंगापुर में रहती है और चीनी सिंगापुरी खाने को मिलाकर नई रेसिपी तैयार करती है। अगले दिन सुबह काजू और मसातो एक साथ खाना खाते हैं, बिना एक शब्द बोले। फिर कुछ देर बाद मसातो रेस्टोरेंट पहुंचता है तो देखता है कि काजू बेहोश होकर जमीन पर गिरा पड़ा है। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर बताते हैं कि उसका निधन हो चुका है। पहले माँ, अब पिता। मसातो पूरी तरह टूट जाता है। वो शून्य में ताकता रह जाता है। घर लौटकर वो पिता का कमरा देखता है, जहाँ एक सूटकेस रखा है। खोलकर देखता है तो उसमें उसकी माँ की यादों को बड़ा ही सहेज कर रखा गया है। शादी की तस्वीरें, मसातो के बचपन की फोटो और वो डायरी जिसमें उसकी माँ ने पहली बार उसके चलने के बाद पैरों के निशान रखे थे। ये सब देखकर मसातो समझ जाता है कि माँ और पिता दोनों उससे कितना प्यार करते थे, पर पिता कभी कह नहीं पाए और माँ कहने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। बाद में उसे पता चलता है कि उसकी माँ सिंगापुर में एक रेस्टोरेंट चलाती थी और वहीं एक दिन उसके पिता घूमने गए थे। खाने के दौरान दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। असल में काजू सिंगापुर खाना बनाने सीखने गया था। फिर वहीं से उनका रिश्ता शुरू हुआ और फिर शादी हुई। अगली सुबह मसातो अंकल वी के सामने रोते हुए कहता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, कभी अपने पिता को समझ ही नहीं पाया, मुझे पहले ही उनका ख्याल रखना चाहिए था। चाचा वी उसे सांत्वना देते हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, खुद को मत कोसो। चूंकि अंकल वी मसातो से बेहद स्नेह करते थे, उसका हमेशा ध्यान रखते थे। वे बताते हैं, तुम्हारे माता पिता दोनों शानदार शेफ थे। शादी के बाद तुम्हारे पिता ने जापान में पहला रामेन रेस्टोरेंट खोला, लेकिन शुरुआत में वो नहीं चला। फिर दोनों ने मिलकर खास रेसिपी से उसे चलाया और जल्द ही रेस्टोरेंट मशहूर हो गया। तुम्हारी माँ के निधन के बाद भी तुम्हारे पिता ने रेस्टोरेंट बंद नहीं किया। उन्होंने इसे उसकी याद में अंतिम सांस तक चलाया। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि इस रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाओ।
याद रखो, खाना बनाना भी सेवा है। ये सब जानकर मसातो कहता है, मैं सिंगापुर जाकर खाना और अच्छे से सीखना चाहता हूँ। माँ की डायरी में उसकी नानी और मामा का पता लिखा है, वो उनसे भी मिलना चाहता है। चूंकि मसातो को खाना बनाने का जुनून है, अंकल भी उसे नहीं रोकते, बल्कि उत्साहित होकर बोले, जरूर जाओ, अपनी माँ की रेसिपी सीखो। सबसे विदा लेकर मसातो सिंगापुर पहुंचा। बचपन में वो कुछ समय वहां रह चुका है, इसीलिए कुछ जगह उसे जानी पहचानी लगती है। पहले वो उस रेस्टोरेंट में जाता है जहां माँ उसे बचपन में ले गई थी। डायरी में जिस रेस्टोरेंट का जिक्र था, अब वो बंद हो चुका है। मसातो सोचता है कि शायद यहीं से उसे अपने नानी और मामा का पता मिल जाएगा, लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सिंगापुर में काजू और उसकी पत्नी की पहली मुलाकात कैसे हुई थी। काजू एक जापानी शेफ था और किसी काम से सिंगापुर आया था। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में रामन खा रहा था, जहां उसकी पत्नी से भेंट हुई। उसने वहां का खास पोर्क सूप चखा, जो उसे बेहद पसंद आया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना स्वादिष्ट हो सकता है। काजू ने दिल से उसकी प्रशंसा की, जिससे वो बहुत खुश हुई और यहीं से उनके बीच रिश्ता शुरू हुआ। काजू और उसकी पत्नी की पहचान बढ़ने लगी, बातचीत गहरी होती गई। अब दृश्य वर्तमान में लौटता है। मसातो सिंगापुर के एक रेस्टोरेंट में मिली से मिलने आया है। वही मिली जिसकी कुकिंग वीडियो वो हमेशा ऑनलाइन देखा करता है। ये उनकी पहली आमने सामने मुलाकात है। सिंगापुर आने से पहले मसातो ने मिली को मैसेज किया था कि वो अपनी माँ की रेसिपी सीखने, नानी और मामा से मिलने और उससे मिलने आ रहा है, क्योंकि उसे मिली का खाना बेहद पसंद है। बातचीत में मसातो ने अपनी माँ के पुराने रेस्टोरेंट को खोजने की बात की। इस पर मिली ने भरोसा दिलाया, तुम चिंता मत करो, हम जरूर ढूंढ निकालेंगे। तुम्हारी माँ जो खास सूप बनाया करती थी, वही हमें राह दिखाएगा। सूप के जरिए कोई न कोई उन्हें जरूर जानता होगा। इस दौरान मसातो को पता चलता है कि मिली तलाकशुदा है और एक सिंगल मदर के रूप में बेटे के साथ अपना रेस्टोरेंट चला रही है। शाम को मिली उसे एक बार लेकर जाती है, जहां वो मसातो की मुलाकात सिंगापुर के सबसे बड़े रामन रेस्टोरेंट के शेफ से कराती है, जिनके पूरे सिंगापुर में कई रेस्टोरेंट है। मसातो उन्हें अपने पिता के बारे में बताता है। 1980 में वो सिंगापुर आए थे जापानी रेसिपी सीखने। वे शानदार रेमन बनाते थे और उनका खुद का एक जापानी स्टाइल रेस्टोरेंट भी था। इसके बाद मसातो ने अपनी माँ की लिखी डायरी मिली को दी, क्योंकि वो उसमें लिखी मंदारिन भाषा नहीं पढ़ पाता था। मिली ने डायरी पढ़कर सुनाई, जिसमें उसकी माँ ने बेटे के लिए गहरे प्यार और अधूरी पारिवारिक भावनाओं को लिखा है। उन्होंने लिखा है, मैं जानती हूँ आखिर में जीवन के अंत में मेरी माँ मुझे जरूर अपनाएगी। असल में मसातो के माता पिता ने प्रेम विवाह किया था, जिसे नानी ने कभी स्वीकारा नहीं। यही कारण था कि माँ को अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। माँ की यह पीड़ा सुनकर मिली बहुत भावुक हो गई और वो मसातो को समंदर किनारे ले गई ताकि उसका मन हल्का हो सके। डायरी में माँ ने अपनी सबसे प्रिय रेसिपी पोर्क सूप का जिक्र भी किया है। पहले ये एक नामी सिंगापुरियन रेस्टोरेंट में परोसी जाती थी और अब मसातो इसे सीखना चाहता है। अगले दिन मिली उसे सिंगापुर के पुराने रेस्टोरेंट में ले गई, जहाँ ये सूप मिलता है। वहाँ एक जगह जब मसातो ने अपनी माँ की तस्वीर दिखाई तो रेस्टोरेंट के मालिक ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने बताया कि तस्वीर में माँ के बगल में जो व्यक्ति है वो मसातो का मामा है और वो एक रेस्टोरेंट का मालिक है, जो अब एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट का मुख्य शेफ है। पहले उनका पुराना रेस्टोरेंट बंद हो गया है, लेकिन बाद में उन्होंने एक नया रेस्टोरेंट शुरू किया जो बहुत लोकप्रिय हो गया। वहाँ के मालिक से पता लेकर मसातो और मिली उस रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं। वहाँ मसातो अपनी माँ की पसंदीदा डिश परफेक्ट सूप ऑर्डर करता है। सूप का स्वाद चखते ही उसे लगता है जैसे वो माँ के हाथों का बना खाना खा रहा हो। बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। कुछ देर बाद शेफ आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या उन्हें कुछ और चाहिए। मसातो खड़ा होकर चुपचाप अपनी माँ की तस्वीर आगे बढ़ा देता है और वो आदमी तुरंत पहचान जाता है कि ये उसकी बहन का बेटा है। वो भावुक होकर मसातो को गले लगा लेते हैं। वर्षों बाद मामा से मिलकर मसातो भी बेहद खुश होता है। वो पूछते हैं, तुम इतने सालों तक सिंगापुर क्यों नहीं आए, कभी संपर्क क्यों नहीं किया? फिर वो मसातो को अपने घर ले जाते हैं और पूरे परिवार से मिलवाते हैं। रात के खाने पर मामा कहते हैं, बचपन में मैं तुम्हें बहुत घुमाता था, तुम बहुत शरारती थे और मेरे साथ खूब मस्तियाँ करते थे। मसातो बस सुनता है और फिर धीमे स्वर में कहता है, पापा अब नहीं रहे। ये सुनकर मामा उसे दिलासा देते हैं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे बेटे जैसे हो, चिंता मत करो। ये सुनकर मसातो का दिल भर आता है।
उसे पहली बार लगता है कि वो अकेला नहीं है। फिर वो मामा से कहता है, मुझे माँ का खास परफेक्ट सूप रेसिपी सिखाओ, मैं इसे सबको खिलाना चाहता हूँ। मामा थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर मुस्कुरा कर वादा करते हैं, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। इसके बाद मसातो पूछता है, मेरी नानी कहाँ है? मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। नानी का नाम सुनते ही मामा उदास हो जाते हैं और कहते हैं, अभी मत पूछो, सही वक्त पर सब जान जाओगे। अगली सुबह मामा मसातो को रेस्टोरेंट ले जाकर ट्रेनिंग शुरू करते हैं। चूंकि मसातो पहले से शेफ है तो उसे ज्यादा कठिनाई नहीं होती। मामा सिखाते हैं कि मांस को 2 इंच के टुकड़े में काटना और फिर उसे धीमी आंच में 5 घंटे तक पकाना होता है। मसाले डालकर कुल 10 घंटे तक सूप बनता है। धीरे धीरे मामा उसे पूरी रेसिपी सिखा देते हैं। इसी दौरान मसातो मिली के घर आता है। वहाँ वो देखता है कि मिली का बेटा भी खाना बनाने में उसकी मदद कर रहा है। ये दृश्य देखकर मसातो को अपना बचपन याद आ जाता है, जब वो भी माँ के पास खड़ा होकर ठीक इसी तरह रसोई में उनकी मदद करता था। खाना खाते समय वो भावुक होकर मिली से कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि मैं फिर से माँ की रसोई में हूँ। वो बताता है कि उसने अब भी माँ के बर्तन और उनका पहना हुआ एप्रॉन सहेज कर रखा है, जिसमें आज भी उसे माँ की खुशबू महसूस होती है। ये बातें सुनकर मिली की आंखें भर आती है। अगले दिन मामा मसातो को अपने पूरे परिवार के साथ उसकी नानी के घर ले जाते हैं। दरवाजा खुलते ही नानी पूछती है, तुम कौन हो? मामा जवाब देते हैं, ये तुम्हारा नाती है। ये सुनकर नानी बिना कुछ कहे चुपचाप भीतर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। मसातो समझ नहीं पाता कि नानी ने उन्हें देखकर ऐसा बर्ताव क्यों किया, लेकिन अंदर जाकर नानी अपनी बेटी की तस्वीरें देखकर रोने लगती है। ये साबित करता है कि वो अब भी उसे बहुत प्यार करती है, भले ही उन्होंने उसकी शादी को कभी स्वीकार नहीं किया। दरअसल 1940 में जब जापान ने सिंगापुर पर कब्जा किया तो मसातो के नाना जापानी सैनिकों के हाथों मारे गए। तभी से नानी जापानी लोगों से घृणा करने लगी। चूंकि मसातो के पिता जापानी थे और उसकी माँ ने परिवार के मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी, नानी ने कभी उन्हें स्वीकारा नहीं। हालांकि मामा ने कई बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। मसातो की माँ ने कई बार उसे नानी को दिखाने की कोशिश की, पर नानी ने कभी उसकी शक्ल तक नहीं देखी। ये सब जानकर मसातो का दिल भारी हो जाता है। मामा उसे ढांढस बंधाते हुए कहते हैं, इस बात को दिल पर मत लो, नानी का गुस्सा बहुत पुराना है। अगले दिन मसातो सिंगापुर के एक म्यूजियम गया, जहाँ वो देखता है कि 1940 के दशक में जापानी सैनिकों ने सिंगापुर में कैसे अत्याचार किए। वो सोचता है शायद नानी का गुस्सा जायज है, लेकिन फिर मन में सवाल आता है, किसी की एक गलती का बदला किसी और से क्यों? उदास मन से वो माँ की डायरी पढ़ने लगता है और मांdarin भाषा को ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर से सुनता है। डायरी में माँ ने जापान की एक पारंपरिक एक आंख वाली गुड़िया का जिक्र किया है। इसमें लिखा था, जब कोई इच्छा पूरी होती है तो गुड़िया की दूसरी आंख बना दी जाती है। मेरी इच्छा है कि मेरी माँ मुझे एक दिन स्वीकार कर ले, तभी मैं उस गुड़िया की दूसरी आंख बनाऊंगी। लेकिन माँ की मृत्यु से पहले वो सपना अधूरा रह गया। ये सब पढ़कर मसातो समझता है कि माँ ने नानी का प्यार पाने के लिए कितना संघर्ष किया था, इसीलिए उसका गुस्सा नानी पर और भी बढ़ जाता है। अगर उन्होंने माँ को अपनाया होता तो शायद इतना कुछ नहीं होता। उसी रात मसातो ने बहुत पी ली। मिली उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं मानता। नशे में धुत वो सीधा नानी के घर पहुंचा और उनसे जापानी भाषा में बातें करने लगता है। चूंकि नानी जापानी भाषा नहीं समझती और केवल सिंगापुरियन बोलती है, वो उसकी एक भी बात समझ नहीं पाई। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर मसातो अपना आपा खो बैठता है। वो चिल्लाता है, माँ की डायरी उनके सामने रख देता है और कहता है, मेरी माँ ने सिर्फ प्यार किया, लेकिन तुमने उसे जिंदगी भर सजा दी। वो तुम्हारा प्यार चाहती रही और तुमने हर बार उसे ठुकराया। उसने कितना दर्द सहा और अकेले ही इस दुनिया से चली गई। अगली सुबह मसातो को मिली का मैसेज आता है, क्या तुम ठीक से घर पहुंचे? लेकिन रात को वो घर लौटा ही नहीं। वहीं एक सड़क किनारे कुर्सी पर बैठा नशे में ही सो गया। उसे याद आता है कि कल रात उसने क्या क्या कहा और किया। पछतावे में डूबा मसातो सीधा रेस्टोरेंट जाता है और माँ की पार्क सूप रेसिपी बनाना शुरू करता है। इस बार वो कुछ अलग करता है। माँ की पारंपरिक सूप रेसिपी में पिता की खास रेमन स्टाइल को मिलाता है। दोनों की यादें मिलाकर वो एक नई अनोखी खास रेसिपी तैयार करता है।
उसी समय मामा आ जाते हैं और पूछते हैं, ये किसके लिए बना रहे हो? मसातो कहता है, नानी के लिए। मैंने कल रात बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल गया। अब मैं इस रेसिपी के जरिए उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। मामा मुस्कुराते हुए उसकी मदद करते हैं। इसके बाद मसातो वो स्पेशल रेसिपी एक टिफिन बॉक्स में पैक करता है और उसे नानी के घर के दरवाजे के सामने रखकर कॉलिंग बेल बजाता है और चुपचाप लौट आता है। नानी दरवाजा खोलती है। कोई नजर नहीं आता, सिर्फ एक टिफिन और चिट्ठी है। चिट्ठी में लिखा होता है, मैंने कल रात जो भी कहा उसके लिए माफी चाहता हूँ। उम्मीद है ये खाना माँ की याद दिलाएगा। नानी टिफिन खोलती है और पहला निवाला लेते ही भावुक हो जाती है। स्वाद वही है जो कभी उनकी बेटी बनाती थी। हर कौर के साथ उनकी यादें लौट आती है। उन्हें वो दिन याद आता है जब मसातो की माँ एक बार मिलने आई थी, लेकिन उन्होंने बिना देखे ही उसे लौटा दिया था। अब डायरी पढ़ने के बाद नानी को गहरा पछतावा होता है। उन्होंने बिना वजह ही अपनी बेटी को खुद से दूर कर दिया, यहाँ तक कि आखिरी समय में भी उसे गले नहीं लगा सकी। इस बात से टूटकर नानी अंततः फैसला करती है कि वो अपने भीतर के झूठे अभिमान और क्रोध को त्यागेगी और अपने बेटी के बेटे को स्वीकार करेगी। उनका मन कहता है, मैंने अपनी इकलौती बेटी को खो दिया, अब उसके बेटे को नहीं खो सकती। जब नानी मसातो से मिलने आती है तो सभी हैरान और बेहद खुश हो जाते हैं। शुरुआत में मसातो को लगता है कि शायद नानी उसे डांटने आई है, लेकिन वो मुस्कुराकर उसकी बनाई रेसिपी की तारीफ करती है। फिर वो उसे लेकर बाजार गई, नई रेसिपी बनाने का सामान खरीदती है। पहली बार मसातो खुलकर नानी के घर में घूमता है, यहाँ तक कि वो अपनी माँ के कमरे में भी जाता है, जो नानी ने अब तक वैसा का वैसा ही सहेज कर रखा है। हर कोना, हर चीज माँ की याद समेटे हुए है, जिसे पता चलता है कि नानी उसे कितना याद करती थी। इसके बाद मसातो और नानी साथ खाना बनाते हैं। रसोई में काम करते करते नानी भावुक हो जाती है और मसातो को गले लगाकर रोने लगती है। उन्हें लगता है कि जैसे उनकी बेटी फिर से उनके सामने खड़ी हो। मसातो उन्हें सांत्वना देता है। कुछ महीने बाद मसातो सिंगापुर में अपना एक रेस्टोरेंट खोलता है। वहाँ वो अपने हाथों से बनाई हुई रेसिपी से माता पिता की यादों को जिंदा रखता है। उसकी खास रेसिपी लोगों को बेहद पसंद आती है। अंत में मसातो अपनी माँ की अधूरी एक आंख वाली गुड़िया को पूरी करता है, उसकी दूसरी आंख बनाकर, क्योंकि अब उसकी माँ की अंतिम इच्छा पूरी हो चुकी है। नानी ने उसे अपना लिया है। कुछ समय बाद वो अपने अंकल वी को भी सिंगापुर ले आता है। जब उन्होंने मसातो की नई रेसिपी का स्वाद चखा तो उसकी खूब तारीफ की। एक दिन काम खत्म करने के बाद मसातो जब रेस्टोरेंट से निकल रहा था, उसने अंदर अपने माता पिता का धुंधला सा साया देखा, मानो वो साथ बैठकर बातें कर रहे हो। ये देखकर मसातो के चेहरे पर सुकून और खुशी फैल गई। उसी पल में मिली वहां आ जाती है। मसातो उसे देखकर मुस्कुराता है। ये मुस्कान सब कुछ कह जाती है। अब वो दोनों न सिर्फ एक दूसरे को समझ चुके हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ भी चुके हैं। और यहीं पर इस भावनात्मक और खूबसूरत फिल्म का अंत होता है। फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।